हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें हम अर्थ के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस अमेजिंग चैप्टर। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, यानी सनसेट यानी सूरज डूबने के बाद। स्काई आसमान, वंडरफुल, बहुत अच्छा। कितना अच्छा लगता है जब हम आसमान को देखते हैं सूरज डूबने के बाद। तो सबसे पहले थिंक हम नोटिस क्या करते हैं कि हमें काफ़ी सारे चमकीले चमकीले सा डॉट्स दिखते हैं जो कि शाइन कर रहे होते हैं स्काई में, और वो क्या होते हैं? तारे होते हैं। सबसे पहले तो आप 2-3 स्टार्स देखेंगे, जब शाम होगी तो आप देखेंगे 3-4 स्टार हैं। उसके बाद वो इतने सारे बढ़ते जाते हैं कि आप उनको काउंट ही नहीं कर पाओगे, और पूरी जो स्काई होती है वो एकदम शाइनिंग शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाती है। कुछ जो स्टार्स होते हैं वो तो एकदम ब्राइट होते हैं, और कुछ होते हैं वो डिम होते हैं। डिम का मतलब होता है एकदम शांत, और एकदम ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होती उनके अंदर, और ऐसा लगता है कि पूरी जो स्काई है ना वो डायमंड से भर गई है। और कुछ तो होते हैं चमकीले चमकीले से, और वो चमकते भी रहते हैं, कभी कम हो जाती है उनकी चमकन, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, इस तरीके से ट्विंकल करते रहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे उन्हें ध्यान से तो आप नोटिस करेंगे कि दूसरे ट्विंकल नहीं करते, बस कुछ ही ट्विंकल करते हैं। और इन्हीं के साथ साथ कौन आता है? हमारे चंदा मामा यानी मून आते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ डेज। आप हर दिन लगभग मून को तो देखते ही होंगे, और कभी कभी वो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट शेप्स में आता है। आप कभी उसे आधा देखेंगे, कभी पूरा देखेंगे, कभी 1/4 देखेंगे, और डिफरेंट पोजीशन पर भी देखेंगे। अगर आपने किसी दिन मतलब पूरे मंथ में सिर्फ एक बार पूरा मून आता है, और उस पूरे मून वाले दिन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून नाइट, और हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। और एक ऐसी भी रात होती है जब आप देखेंगे कि चंदा मामा होती ही नहीं है स्काई में। जब मून पूरी स्काई में होता ही नहीं है तो वो दिन होता है न्यू मून नाइट, और हिंदी में अमावस्या का दिन। इस दिन आप देखेंगे कि पूरी स्काई एकदम सुंदर दिखती है, एकदम क्लियर दिखती है, और मून नहीं होता है। क्या आप सोचते हैं कि हम मून को दिन में क्यों नहीं देख पाते, और जो छोटे छोटे तारे होते हैं उन्हें हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? ये इस वजह से होता है क्योंकि जब सूरज निकल रहा होता है, सूरज की वजह से हम पूरे स्काई में जितने भी तारे होते हैं और जो मून होता है उसको नहीं देख पाते, क्योंकि सूरज ना इतनी तेज़ चमक वो आती है, उसकी इतनी तेज़ रोशनी, इतनी तेज़ हीट फेंकता है ना कि वो दिखाई ही नहीं देते। और जैसे ही सूरज डूबता है आप देखेंगे वो दिखाई देने लग जाते हैं। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. अब celestial bodies क्या होती हैं? आपने सूरज देखा है, मून देखा है, और सारे तारे देखे हैं जो कि रात को आसमान में निकलते हैं, और ऐसे कई सारी चीज़ होती हैं जो आसमान में होती हैं। तो इन सारी चीज़ को हम कहते हैं कैलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है। कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं, बहुत गर्म होती हैं, और उनमें गैस भरी होती है। उनकी आउन हीट होती है, अपनी आउन रोशनी होती है, और मतलब उनके अंदर कोई कमी नहीं होती। जैसे किसी किसी कैलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, खुद की रोशनी भी नहीं होती, खुद की लाइट भी नहीं होती, लेकिन कईयों के अंदर खुद की लाइट और हीट होती है। दीज कैलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। तो जिनके अंदर खुद की हीट और लाइट होती है उन कैलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। और जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है, क्योंकि उसके अंदर भी खुद की हीट भी है, प्लस उसके अंदर खुद की लाइट भी है। अब अगर हम बात करें चमकते हुए तारों की, जो कि काउंटलेस होते हैं, यानी उन्हें गिन नहीं सकते, जो कि रात को आते हैं, वो सन की तरह ही हैं, क्योंकि वो भी चमकते ही हैं, और सूरज के अंदर भी खुद की हीट लाइट होती है। लेकिन हम उन्हें इसलिए फील नहीं कर पाते, उनकी हीट या फिर उनकी लाइट तारों की, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं हमसे, इसलिए हम तारों की हीट या लाइट को फील नहीं कर पाते, जबकि उनमें भी हीट और खुद की लाइट है। अब आप उन्हें नोटिस किया होगा, जब रात होती है तो कई सारे तारे निकलते हैं, राइट? उन तारों में कभी कभी हम घोड़ा बनाते हैं, कभी कभी हम कुछ बनाते हैं, और कुछ तारे तो ऐसे होते हैं जिन्हें मिलकर कुछ भी बन जाता है। कुछ तारे तो खुद ही ऐसे पैटर्न में लगे होते हैं। तो इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। तो हम एक बार पढ़ते हैं। यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। क्या बोलते हैं? पैटर्न्स को जो तारे बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। अब कॉन्स्टलेशंस के भी नाम होते हैं। अगर हम मेन और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन की बात करें तो उनमें से एक है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हम बिग बियर भी बोलते हैं। ये एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जो कि काफ़ी इजीली हम उसे ढूंढ सकते हैं और बता सकते हैं कि ये ही
उर्सा मेजर है। अब वहीं अगर हम बात करें उर्सा मेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसे बोलते हैं सप्त ऋषि। सप्त ऋषि का मतलब होता है 7 ऋषि। अब यहाँ मैं आपको बताती हूँ ये सप्त ऋषि यानी उर्सा मेजर है कहाँ। देखिए इस तरीके से बने होते हैं और 7 तारे निकलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टार्स इन द स्काई। और ये क्या है, ये है उर्सा मेजर। हिंदी में हम क्या बोलेंगे, सप्तऋषि। ये 7 तारों का ग्रुप होता है, झुंड होता है, और ये उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन कहलाता है। अगर आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो एक दिन आप भी मतलब बड़ों के साथ जाकर उन्हें देख पाएंगे और वो आपको काफ़ी सारे तारे और भी दिखाएंगे। अब पुराने ज़माने में क्या होता था ना, लोगों के पास घड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, क्योंकि उतनी तो अभी तक खोज नहीं हुई थी, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो पुराने यानी एशियन टाइम्स में लोग डायरेक्शंस का पता कैसे लगाते थे, तारों की मदद से। अब मैं आपको एक तारा ऐसा बताती हूँ जो कि नॉर्थ में है, नॉर्थ डायरेक्शन में वो तारा पड़ता है। ये रही नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पर देखिए ये तारा है। इस तारे को हम बोलते हैं नॉर्थ स्टार। क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार के बाद साथ साथ आप इसको पोल स्टार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। ओके, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और नॉर्थ स्टार यानी पोल स्टार अपनी जो जगह है वो कभी भी चेंज नहीं करता, एक ही जगह पर हमेशा रहता है। अब अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर सम कैलेस्ट्रल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो मैंने जैसा आपको बताया था, कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज़ के पास ना ही खुद की हीट होती है ना ही लाइट होती है, और ये जो हीट और लाइट जिनके पास खुद की नहीं होती वो दूसरों से हीट लाइट लेते हैं। एम आई राइट, है ना। तो जिनके पास खुद की हीट लाइट नहीं होती और वो दूसरों से हीट और लाइट लेते हैं उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट शब्द कहाँ से आया है, प्लैनेट शब्द एक्चुअली में कई शब्द ऐसे होते हैं जो कि कहीं और से आए होते हैं, यानी दूसरे शब्दों से बनाए गए होते हैं, दूसरे लैंग्वेज के शब्दों से। तो जो वर्ड प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से। और इस प्लैनेटाई वर्ड का मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर्स यानी घूमने वाले। तो जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो भी घूमते रहते हैं। अब मान लीजिए जो अर्थ है वो भी तो एक ग्रह ही है, मान लीजिए क्या है, एक ग्रह ही है। जो अर्थ है वो प्लैनेट्स ही है, और जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ घूमता रहता है, इसलिए उसे वेंडरर्स यानी घूमने वाले भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, प्लैनेट शब्द कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से। ग्रीक एक भाषा है। तो जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है, और ये अपनी सारी हीट और लाइट कहाँ से लेता है, सूरज से लेता है। और सूरज बहुत ही नज़दीकी तारा है अर्थ का। अच्छा, अगर आप अर्थ को देखें बहुत दूर से तो वो ऐसा ही दिखेगा जैसा हमें मून दिखता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। और अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून है। मून जो हम दूर से देखते हैं वो एक सैटेलाइट है। क्या है, सैटेलाइट, यस। और ये अर्थ के साथ साथ ही अर्थ का चक्कर लगाती रहती है। जैसे अर्थ सन के चक्कर लगाता है, इसी प्रकार से अर्थ का चक्कर मून लगाता है। अच्छा, अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स हैं, यस। पूरे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, 7 प्लैनेट्स होते हैं। सॉरी, मतलब 8 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन अर्थ के अलावा अगर हम देखें तो 7 होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8 प्लैनेट। जिनके जो ना प्लैनेट उन्हीं को बोलते हैं जिनके पास खुद की हीट लाइट होती नहीं है। तो ये सारी अपनी हीट लाइट सन से लेते हैं। सन इनका मेन, एक तरीके से मेन चीज़ होती है जिससे ये सारे हीट और रोशनी ले पाते हैं। और अगर हम आगे बात करें सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, सन आता है, 8 ग्रह आते हैं, सैटेलाइट्स आती हैं जो कि मून हो गया, और कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज़ आती हैं जैसे तारे वगैरह हो गए, और कुछ चीज़ें आकाश में पाई जाती हैं जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स बोलते हैं। इनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर आपको पूरा सोलर सिस्टम दे रखा है, इसका हमें आगे यूज़ आएगा, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं, यस। तो जो सोलर सिस्टम है उसको हम कभी कभी सोलर फैमिली भी बोलते हैं, यानी जो सोलर सिस्टम है वो सोलर फैमिली भी उसे कहा जा सकता है। और सोलर फैमिली का जो मुखिया होता है वो होता है सन। ठीक है, तो यहाँ ये जो बॉक्सेस हैं इनको भी हम पढ़ लेते हैं। अब सोलर शब्द का सोल जो आया है वो रोमन माइथोलॉजी से आया है। रोमन माइथोलॉजी में जो सूरज के देवता होते हैं उनको हम सन गॉड कहते हैं, और सन गॉड से ही वर्ड सोलर बनता है। सोलर का मतलब होता है सूरज से रिलेटेड कुछ। इसी प्रकार से हम सोलर सिस्टम नाम देते हैं सूरज को, सूरज और बाकी सारे 8 ग्रह वगैरह को। ठीक है, सोलर सिस्टम।
तो ये एक फैक्ट हो गया, ठीक है। अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सन है वो एकदम मिडल में है, एकदम बीच में है सोलर सिस्टम के, और ये एकदम हॉट गैसेस से भरा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और ये हमें काफ़ी सारे हीट वगैरह प्रदान करता है पूरे प्लैनेट्स को। जो सन होता है एकदम अल्टीमेट सोर्स होता है हीट और लाइट का, उसी से हम सबको हीट लाइट मिलती है। और इतनी ज़्यादा हीट, उसमें बहुत हीट होती है, कोई इंसान उसे सहन नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा हीट होती है उसमें। लेकिन हमें इतनी महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, और इतना दूर होने के बावजूद भी वो हमारा नज़दीकी तारा है, जिससे हमारा जो अर्थ है वो हीट और लाइट लेता है। अच्छा, सन कितना दूर है? सन 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। ये एकदम इम्पॉर्टेंट ये आपको बात बताई गई है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ क्या है सन की डिस्टेंस, ठीक है। इतना दूर होने के बावजूद भी जो है सन नियरेस्ट स्टार है। तो अब देखिए यहाँ पर एक और फन फैक्ट है, काफ़ी सारे शब्द ना दूसरे लैंग्वेज से लिए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ भी एक इंग्लिश वर्ड है अर्थ, लेकिन लिया किसी और लैंग्वेज से लिया है। किससे लिया है? ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक से ही ज़्यादातर सारे लिए जाते हैं, अभी तक मैंने जितना पढ़ा उसके हिसाब से तो ग्रीक से ही ज़्यादातर लिए जाते हैं शब्द, ठीक है। अब इसमें ग्रीक से कैसे, देखिए जे का मतलब होता है ग्रीक में अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, और विल का मतलब होता है अर्थ की तरह दिखने वाला। तो जो अर्थ शब्द है वो ग्रीक से ही लिया गया है, आप बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। तो देखिए अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में। अब अगर आपको उनको याद करना है तो बहुत इजी मैं आपको तरीका बताती हूँ, यहाँ पर दिया गया है। आप इन सारे शब्दों को, इस एक लाइन को, जस्ट एक लाइन को याद कर लें तो आपको सूरज से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लाइन वाइज सारे प्लैनेट याद हो जाएंगे। तो ये लाइन क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसमें देखिए जो माई है, माई के एम हो गया, क्या हो गया? मरकरी। वी हो गया वेरी का वीनस, एफिशिएंट का ई हो गया अर्थ, मदर का एम हो गया मार्स, जस्ट का जे हो गया जुपिटर, सर्व्ड का एस हो गया सैटर्न, अस का यू से बन गया यूरेनस, और नट्स के एन से बन गया नेपच्यून। तो इस तरीके से एकदम इजी वे में आप सारे याद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये आप ज़रूर याद कीजिएगा, एक लाइन को इस लाइन से आप बना सकते हैं सारे। अब आगे पढ़ते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। तो देखिए जैसे आपको तो पता ही है, जो सूरज होता है उसके चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, 8 प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, और ये जो चक्कर लगाते हैं ना, उनका एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, और उस रास्ते को जिन पे ये चक्कर लगाते हैं वो ओवल शेप का होता है। इस तरीके से बड़ा ओवल शेप आपने देखा है ना ही सर्कल, एक तरीके से इस टाइप का ओवल शेप का होता है, ठीक है, जिसपे जो सारे प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं। और ये जो पूरा रास्ता है जिस पर वो चक्कर लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। क्लियर? ओके। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, और सूरज के एकदम पास के आप ग्रह पड़ता है, कौन सा प्लैनेट पड़ता है? मरकरी पड़ता है। मरकरी को सूरज के चक्कर लगाने के लिए सिर्फ 88 दिन चाहिए होते हैं, और 88 दिन में मरकरी सूरज के पूरे चक्कर लगा भी देता है। अच्छा, वीनस को हम अर्थ का ट्विन बोलते हैं, ट्विन यानी जुड़वा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वीनस का साइज, शेप अर्थ से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ी, इन सबको आप याद रखना है आपको। तो 2006 की बात है, अभी 2006 में जो प्लूटो था वो भी एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन क्या हुआ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई और उसमें एक निर्णय लिया गया कि प्लूटो जैसे ऐसे इसको हम निकाल देते हैं और इसको कैलिस्टल बॉडीज़ ही बोल देते हैं। तो अब से प्लूटो कोई भी हमारा नहीं है प्लैनेट, प्लूटो एक कैलिस्टल बॉडी ही है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है, जो हमारे धरती है जिस पे हम रहते हैं, वो तीसरा नज़दीकी प्लैनेट है सन से। साइज़ में तो ये 5वां लार्जेस्ट प्लैनेट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब 5th लार्जेस्ट प्लैनेट का मतलब होता है 5वां बड़ा प्लैनेट, ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में। और ये क्या है, इसकी शेप काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ना ही ये पूरा गोल है ना ही ये ओवल है, काफ़ी अजीब है। कैसा अजीब कि जैसे ये गोल शेप मान लीजिए हम बना लें,
देखिए ये गोल शेप हमने बना ली। अब ऊपर से ये थोड़ा पिचका हुआ है, नीचे से पिचका हुआ है, थोड़ा अजीब टाइप की इसकी शेप है। और इसकी जो शेप है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब होता है अर्थ जैसी शेप वाला, ठीक है। तो अर्थ की शेप क्या होती है, जियोइड। ओके, नाउ कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड इन द अर्थ। मतलब अब तक यही माना गया है कि अर्थ पर ही जीवन है, अर्थ पर ही पानी और सारी कंडीशन अर्थ पर ही हैं जो कि हमें जीने के लिए चाहिए होती हैं। अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा, पानी हवा सब यहाँ पर है जो कि सर्वाइवल यानी जीने के लिए चाहिए होता है। अच्छा, ऑक्सीजन भी यहीं पर मिलती है और इन सारी रीजंस की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। बाहर से तो अर्थ ब्लू है क्योंकि इसका 2/3 सरफेस पानी से ही भरा हुआ है, इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाइट जो है, लाइट की स्पीड होती है, कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इतनी ज़्यादा स्पीड के से ये सन पर आता है और 8 मिनट इसे सिर्फ लगती है अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो ये तो होगी लाइट की स्पीड की बात। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि मून पर सबसे पहला कदम रखने वाले आदमी कौन से थे, नील आर्मस्ट्रांग। ये ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने मून पर उन्होंने चढ़ाई की और मून पर गए, और ये कब गए, 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। तो आप और भी चीज़ें जान सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं और कौन कौन गए बाद में, ठीक है। ऐसे तो काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। यस, फ्रॉम द आउटर स्पेस, ये तो हमने पढ़ लिया था मून के बारे में। अब हम मून के बारे में जानेंगे। हमने अर्थ पढ़ ली, सन पढ़ ली, अब मून पर आते हैं। तो जो हमारा अर्थ है ना उसके एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। अच्छा, मून का डायमीटर का क्या मतलब होता है। डायमीटर जैसे मान लीजिए ये हमारा मून है, इसका डायमीटर अगर हम बीच में एक सर्कल रखें और यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक बीच से बात करनी है, ठीक है, बीच से यहाँ तक की, ठीक है, बात करें तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस को हम डायमीटर बोल देते हैं। तो डायमीटर हम पढ़ते हैं, इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। मतलब मून जो है इसमें यही बताया गया है, मून बहुत छोटा है अर्थ से और इसका जो डायमीटर है वो सिर्फ 1/4 है अर्थ से। और ये हमें बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट से बहुत नज़दीक है, इसलिए ये हमें बड़ा लगता है। और वैसे कितना दूर है ये हमारे प्लैनेट से, 3,84,400 किलोमीटर अवे है वो हमारे अर्थ से। फिर भी ये काफ़ी पास है, काफ़ी ज़्यादा पास है, ठीक है। तो अब अगर आप कंपेयर करें डिस्टेंस की, अर्थ मतलब अगर आप डिस्टेंस देखें अर्थ की सन से और मून से, तो कितना पास है मून, है ना, क्योंकि सन की तो डिस्टेंस मिलियंस में है, मून की डिस्टेंस लाख में है, तो काफ़ी पास है अर्थ से मून। अब देखिए मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है सिर्फ और सिर्फ 27 डेज़ में, ठीक है। और एक चक्कर लगाने में, मतलब एक बार घूमने में भी ये इतना ही टाइम लेता है। और इसी वजह के यही वजह है जिससे हमारी जो मून है उसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, सिर्फ एक साइड दिखता है। अच्छा, मून में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मून में कंडीशन नहीं है लाइफ की, क्योंकि वहाँ पर माउंटेन्स है, प्लेन्स है। जो एनसीईआरटी की बुक है वो थोड़ी शायद बहुत पहले की है, तो अभी तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पता लगाया है कि मून पर जो है वाटर है, मतलब मून पर भी लाइफ एग्जिस्ट है, ऐसा पता लगाया है। तो ये तो यहाँ पर ऐसे ही बोला गया है। ये पहले उतनी खोज नहीं की गई होगी, लेकिन अब खोज कर दी गई है कि मून पर भी है रहने की कंडीशन। These का शेडो ऑन द मून सरफेस। अब अगर हम बात करें कि मून के सरफेस पर क्या होता है, जैसे आपने मून देखा होगा, यहाँ पर पीछे पिक्चर में दिखाया गया है। ये जो मून है ना इसके ऊपर देखिए वाइट नहीं, ब्लैक से कुछ अजीब से स्पॉट बने हुए हैं। तो ये क्या है, माउंटेन वगैरह हैं मून पर, इसलिए मतलब थोड़ा ऊंचा नीचा सा रास्ता है, इसलिए ये सारे स्पॉट ब्लैक थप्पे से पड़े हुए हैं। तो ये हो गई मून की बात। अब हम पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स को। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो सोलर सिस्टम होता है उसमें एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स भी आते हैं। तो ये क्या है, अब हम इनको पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार से अलग, प्लैनेट से अलग, सैटेलाइट से अलग काफ़ी और भी टाइनी बॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे सन के आसपास घूमती रहती हैं, और इनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि जैसे जो मतलब काफ़ी सारे प्लैनेट्स हुआ करते होंगे एंशिएंट टाइम में, यानी पुराने ज़माने में काफ़ी सारे प्लैनेट थे, और वो प्लैनेट फिर धीरे धीरे करके टूटते गए और टूट कर जो उनके हिस्से बचे ना उनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉइड्स अभी तक हिस्से हैं उन प्लैनेट्स के, तो वो घूमते रहते हैं। कहाँ पर घूमते हैं ये? और ये मार्स और जुपिटर के बीच वाले रास्ते में घूमते हैं, बीच के ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, पीछे हमें सोलर सिस्टम भी दिया गया था, उधर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, ये रहा मार्स और ये रहा जुपिटर।
इसके बीच में देखिए एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इस बेल्ट के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर सारे वो जो छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स होते हैं, टुकड़े होते हैं अदर प्लैनेट के, वो घूमते रहते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं मेट्रॉइड्स के बारे में। मेट्रॉइड्स छोटे छोटे पीसेस होते हैं पत्थरों के, जो कि सन के आसपास वो भी घूमते रहते हैं मेट्रॉइड्स भी। और ये जो होते हैं वो कभी कभी अर्थ के पास भी आ जाते हैं और अर्थ पर टकराकर एकदम तेज़ी से गिरने लगते हैं। ये इतनी तेज़ी से गिरते हैं कि इनके अंदर मतलब आग सी लग जाती है और ये जलने लग जाते हैं और एकदम फ्लैश लाइट की तरह भागते हैं, और इन्हीं को हम टूटता तारा कहते हैं। कभी कभी ये इतनी तेज़ आते हैं कि ना कभी कभी गड्ढा बना देते हैं पूरा अंदर तक। अच्छा, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, मेट्रॉइड्स के बारे में। अच्छा, कभी आपने बहुत ही बड़ा वाइट ग्लोइंग पाथ देखा है स्काई में? वो एकदम जो आसमान होता है ना, पूरा आसमान, उसको हम कहते हैं गैलेक्सी। जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। शायद ऐसी और भी कई गैलेक्सी हो, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का एक हिस्सा है। अच्छा, पुराने ज़माने में ना ये बोला जाता था कि जो पुराने ज़माने में हिंदी में, यानी हिंदी में हमारी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। अभी भी हिंदी में आकाश गंगा ही बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी में क्या है, बिलियंस स्टार हैं, बिलियन, अनगिनत बहुत सारे तारे हैं, काफ़ी क्लाउड हैं, डस्ट हैं, गैसेस हैं। और तो और ऐसी गैलेक्सीज पूरे यूनिवर्स को बनाती हैं। ऐसे कई गैलेक्सी मिलकर हमारा पूरा यूनिवर्स बनता है, और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा पूरा यूनिवर्स कितना ज़्यादा ही बड़ा है। बहुत बड़ा है हमारा यूनिवर्स। अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं इसे ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अभी कोशिश ही जारी है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। यहाँ पर अगर हम पढ़ें तो देखिए, सबसे पहले एक अर्थ आता है। देखिए यहाँ पर देखो, हम हैं, ये हम हैं, ठीक है। हमारे बाद में हम किस में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं। अर्थ कहाँ पर है, सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम मिल्की वे के गैलेक्सी में है, और मिल्की वे गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स का एक हिस्सा है। तो इस तरीके से आप देखिए, इसको माइंड में इमेजिन कर लिया कीजिए जब भी आपको ये सब पूछा जाए, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो चैप्टर होता है फिनिश। कैसा लगा आपको? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और काफ़ी आपको मज़ा भी आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।